स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग वेक्टर का स्टडी कर रहे हैं और इस वेक्टर के इस सीरीज में, इस लेक्चर के सीरीज में बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और आज इस क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट या पॉपुलर नाम क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। दो सदिशों का सदिश गुना क्या होता है, सदिश गुणन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसलिए पूरे क्लास में बढ़िया से बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। चलिए, इसका हिंदी क्या होता है? सदिश गुणन। तो यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ देखिए, द वेक्टर प्रोडक्ट कहें तब, चाहे क्रॉस प्रोडक्ट कहें तब, पॉपुलर नाम आपका ये है। ये भी नाम पॉपुलर ही है, लेकिन ज़्यादा ये लोग जानता है। तो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A and वेक्टर B is denoted by वेक्टर A क्रॉस B। इसको क्रॉस पढ़ेंगे, ठीक है ना। एंड डिफाइंड एज, इसका हिंदी क्या लिखाया जाएगा? कुछ लोग कहते हैं कि सर हिंदी पर ज़्यादा फोकस कीजिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें हिंदी क्या फोकस करें? डिफाइंड एज A क्रॉस B इज इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा? n कैप। ये हो जाएगा। समझिए बात को। कह रहा है कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B, वेक्टर A और वेक्टर B के क्रॉस प्रोडक्ट को इज डिनोटेड बाई A क्रॉस B। A क्रॉस B से डिनोट करते हैं। एंड और डिफाइंड एज, परिभाषित कैसे करते हैं? डिफाइंड एज वेक्टर A क्रॉस B बराबर A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और n कैप। बात समझ रहे ना? यही क्या होता है, यही A क्रॉस B का क्या होगा? आपका डेफिनेशन हो गया। समझ रहे ना? इसका यही वैल्यू होता है। इस बात को याद रखिएगा हमेशा। क्लियर? अब सुनिए थोड़ा सा, इसमें लॉजिक क्या है। n कैप क्या है? यहाँ पे वेयर लिखेंगे। वेयर n कैप क्या होगा? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर होगा, इकाई सदिश होगा। कौन सा सदिश? इकाई सदिश। इकाई सदिश होता है ये, ठीक है। कैसे? तो यूनिट वेक्टर n जो है ना, इसका खासियत क्या है? क्या है? विच इज परपेंडिकुलर, मतलब लंबवत, परपेंडिकुलर टू ईच वन ऑफ A एंड B। A और B दोनों पे क्या होता है? लंब होता है। यह यूनिट वेक्टर होता है जो क्या होता है? A और B दोनों पर लंब होता है। क्लियर? और थीटा का जो वैल्यू लेते हैं हम लोग, लिख देंगे थीटा जो होता है, कोमा देकर लिखेंगे आप, थीटा जो होता है 0 से लेकर पाई के बीच लिया जा सकता है। ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इतना सारा बात, इन्फॉर्मेशन सही होना चाहिए। देखिए, कभी भी कोई भी डेफिनेशन देखिए तो सारे इन्फॉर्मेशन को लेकर चलते हैं आप, तो मज़ा आता है। और जब हम पढ़ाते हैं, मेरे क्लास में आप जब जुड़े रहते हैं, मेरे क्लास को करते हैं आप, तो आप टेंशन फ्री होकर करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम बताते हैं जो आपको काफ़ी बेनिफिट देने वाले होते हैं। राइट? तो सो काफ़ी कूल माइंड होकर बढ़िया से काम कीजिए, सब कुछ आसानी से समझ में आएगा। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एक लॉजिक काम करता है। देखिए यहाँ पे
यहाँ पे देखिए ये 3D ना बनाकर हम 2D में चलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक वेक्टर आपका ये आपका A हो गया, यह B हो गया, और जो इसको है ना, इसको हम डॉट डॉट करेंगे तो और अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे ये जो वेक्टर दिख रहा है वो क्या है, एन कैप को डिनोट कर रहा है। समझ रहे ना, यही बात बताया जाता है। मतलब कि यहाँ पे A क्रॉस जो B है वो राइट हैंड सिस्टम को फॉलो करता है। ऐसे होता है ना, ऐसे राइट हैंड नियम ऐसे चलता है, ऐसे इस तरह से A क्रॉस B। बस समझ रहे ना, यही बात है। तो ये क्या होगा, एन कैप, ये वेक्टर एन कैप को रिप्रेजेंट करता है, और एन कैप क्या है, ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। बात समझ में आ गया। चलिए, और यहाँ क्या बनता है, थीटा बना होता है। तो ये सारा कंप्लीट डेफिनेशन हुआ एक। क्लियर। अब यहाँ से हम लेके करके बहुत सारी चीज़ें निकालेंगे, समझेंगे। तो हमेशा ए क्रॉस बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन कैप होता है। एक और बात सुनिए यहाँ पे, ए क्रॉस बी का जो वैल्यू होता है वो हमेशा वेक्टर आता है। क्या आता है, एक वेक्टर होता है, एक सदिश के बराबर होता है। तो ये वेक्टर होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, हम ए क्रॉस बी को वेक्टर प्रोडक्ट बोला जाता है। जैसे उसमें ए डॉट बी क्या होता था, ए डॉट बी स्केलर होता था, इसलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते थे। इसमें ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, इसलिए आपको इसको क्या कहते हैं, आप वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ए क्रॉस बी को वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ए क्रॉस बी का जो वैल्यू होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। यही बात समझ में आ गया। सारी बातों को नोट कीजिए बढ़िया से और नोटबुक में लिखिएगा। चलिए, अब यहाँ से जो बात है उसको समझने का प्रयास कीजिए। अभी कुछ समय लगेगा, क्वेश्चन तक पहुँचने में समय लगेगा। सारे कंसेप्ट को अच्छा समझ लीजिए, तब जाके मज़ा आएगा। क्लियर। यहाँ देखिए, बात को समझिए। यहाँ पे क्या था, यहाँ देखिए, यहाँ पे ए क्रॉस बी, देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बस कंसेप्ट बना रहे हैं आपको। ए क्रॉस बी, स्टार देके लिखिए, ए क्रॉस बी कितना था, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, उसके बाद क्या था, उसके बाद साइन थीटा और एन कैप, यही था ना। अगर हम लोग इसे थोड़ा सा देखिए, मेन फार्मूला हो गया, देखिए इससे मेन फार्मूला हो गया, ठीक है ना। देखिए, जो समझाना चाहते उसको समझिए, इससे कुछ अलग चीज़ निकाल रहे हैं हम, हमारा ये नहीं। अच्छा, इसको हम लोग करते क्या हैं, दोनों तरफ मोड लगा दीजिए। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड रहेगा, इसका ठीक यहीं रहेगा, साइन थीटा, इसका भी मोड लग जाएगा। तो इसका मोड लगेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे बगल में एन का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो एक मिल गया ये। अब देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया बात, 2-3 फॉर्मूला यहाँ से बनेगा। फर्स्ट बात ये निकला यहाँ से कि अगर हम लोग इसको 1 मान के चलते हैं, 1, क्लियर, इसको 2 मान के चलते हैं, क्लियर, तो लिखेंगे फ्रॉम ए में, चलिए ए में, फ्रॉम 1/2, 1/2, इसमें इससे भाग करते हैं। चलिए 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 से क्या हो जाएगा, बोलिए क्या होगा। देखिए, ए क्रॉस बी बाई ए मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हुआ कि नहीं हुआ। देखिए फॉर्मूला कैसे बनता है, बराबर इससे एक कट जाएगा, इससे एक कट जाएगा, साइन कट जाएगा, क्या मिल गया, एन कैप मिल गया। तो मतलब क्या हुआ, एन कैप का फॉर्मूला मिल गया ए क्रॉस बी बाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो ए और बी दोनों पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, वही मिल गया आपको। मतलब यहाँ लिख देंगे वेयर, याद करना जरूरी है ना, वेयर क्या हो गया, एन कैप क्या है, इज अ यूनिट वेक्टर, क्या है, इकाई सदिश है। समझिए, अंग्रेजी डरिए नहीं, सीख लीजिए। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वन
ईच वन ऑफ ए एंड बी। मतलब ये जो वैल्यू मिला ये क्या है, ये कह रहा है कि एक ऐसा वेक्टर है जो क्या है, ए और बी दोनों में से दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये बात आपको जानना पड़ेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि कैसा यूनिट वेक्टर बताइए जो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर हो, तो क्या होगा फॉर्मूला आपका, तो ए क्रॉस बी बाई ए क्रॉस बी का मॉड। क्लियर, एक बात ये निकला। बी में देखिए, बी में फ्रॉम टू हम 2 से बात करना चाहते हैं, 2 से। साइन थीटा का मान क्या होगा बुआ, इतना बाई ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए क्रॉस, यहां से थोड़ा सा एक्सेस लिखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मॉड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये भी फार्मूला बन गया एक, ये फार्मूला बन गया एक आपका, है कि नहीं। साइन थीटा के लिए फार्मूला मिल गया ये, और यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर के लिए फार्मूला मिल गया। तो 2 फार्मूला मिला आपको, तो नोट डाउन कीजिए इसे। अब देखिए एग्जांपल देखिए कैसे हम क्लियर करते हैं कंसेप्ट को। चलिए नोट कीजिए। जब भी आपको लगता है कि नोट करने में टाइम लगता है, सर आप रोक लीजिए, आपसे ही कहेंगे बुआ कि नोट करने के लिए क्या करना है, रोक लीजिए वीडियो का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब प्यारा से क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फार्मूला के बाद क्वेश्चन पढ़ना आसान हो जाता है, मजा आता है। कर रहा है क्या, इफ ए का मैग्नीट्यूड बुआ दिया है 3, बी का मैग्नीट्यूड दिया है 2/3, ठीक है ना। ए एंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 दिया है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में कोण कितना बनेगा उसे आप निकाल के बताइए, बस। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच कितना कोण बनेगा इसे आप निकाल कर बताइए, बस यही बात समझना है आपको। चलिए सो सिंपल, अच्छा है, समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, देखिए सॉल्यूशन। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बाई ए इंटू मॉड बी। अब आप जरा बताइए कि इसका वैल्यू कितना दिया गया है, इसका वैल्यू तो 1 है, 1 बाई यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ये कितना है, 3 है। इसका वैल्यू कितना दिया है, बी का 2/3 दिया है। अब बोलिए 3 से 3 तो कट जाएगा, अब कितना मिला, 1/2 मिला। साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो π/6 का, साइन थीटा बराबर π/6। तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। और यहाँ देखिए यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, ऐसे भी निकाल सकते हैं, अच्छा इसको ऐसे भी निकाल सकते थे। ऐसे यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या मिल गया हमारा, 1/2 मिल गया। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, π/6। ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो दोनों बात बराबर है, आंसर कितना मिला, π/6 मिला। यही हम निकालना चाहते थे, जो हमारे सामने आ गया, राइट। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया। चलिए यहाँ से कुछ और बात समझते हैं कि कुछ यहाँ पे क्या है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उन्हें काफ़ी डीपली समझेंगे। हेडिंग बनाइएगा, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। चलिए यहाँ देखिए, पहला में क्या है कि ए क्रॉस बी
इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ऐसा लिखना गलती हो जाता है। क्या है तो फिर सही क्या है, सही देखिए क्या है, सही इसका क्या है तो ए क्रॉस बी जो है माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। ये बात सत्य है, ये जानकारी सत्य है, समझे ना बात। जनरली ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर, कंफर्म हो गया ना कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, मतलब कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता है जनरली। तो ये तो हो गया। सत्य बात क्या है कि ये निगेटिव होता है, डायरेक्शन ऐसे बदले ऐसे होता है, या आप चेंज करेंगे ऐसे तो निगेटिव लग जाएगा। चलिए अब आते हैं बात को समझने के लिए दूसरे पॉइंट पे। देखिए एक तो बात क्लियर होगी कि ए क्रॉस जो बी आता है वो हमेशा क्या होगा, एक वेक्टर होगा। क्या होगा, एक वेक्टर होगा। ऑब्जेक्टिव में है ना, ये साफ आग में घी का काम करता है, ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा आपसे, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। चलिए तीसरा नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर क्या कहता है, तीसरा कहता है यहाँ पे कि इफ, देखिए यदि ऐसा हो कि ए क्रॉस बी का जो वैल्यू आए वो जीरो वेक्टर हो जाए। क्लियर, तब क्या होगा, देन तब क्या होगा, ए जो होगा वो वेक्टर बी के पैरेलल होगा। क्लियर, या ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं, इस बात को दूसरे तरीके से कहा जा सकता है कि ए बी के पैरेलल है तो क्या होगा, ए क्रॉस बी जीरो वेक्टर के बराबर होगा। ए क्रॉस बी जीरो वेक्टर के बराबर होगा तो पैरेलल होगा दोनों वेक्टर, या पैरेलल होगा तो ए क्रॉस बी का मान जीरो होगा। भाई भरसा है, ये उल्टा सीधा बात क्या है, बराबर हो जाएगा। राइट, तो ये रहा शानदार प्यारा सा कंडीशन। चलिए बात समझ गए ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नहीं मतलब क्या बोलते हैं, रिजल्ट नंबर 4 पे, सॉरी, यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ पे बात आइए, समझते हैं नेक्स्ट बात को कि ए क्रॉस ए जब दोनों वेक्टर सेम होगा ना तो वहाँ पे क्या होगा, जीरो वेक्टर आता है। क्या आता है, जीरो वेक्टर आता है। क्लियर, चलिए यहाँ पे पांचवा बहुत बढ़िया है, कह रहे कि इफ थीटा बराबर पाई बाई 2 या ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ये क्या हो, बी पर परपेंडिकुलर हो, लंब हो, समझे, बी वेक्टर पे, तो देन होता क्या है, ए क्रॉस जो बी होता है ना, इसका मैग्नीट्यूड वो क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। ये क्लियर, ये अलग अलग हो जाता है, मॉड ए इंटू मॉड बी। क्लियर, अब यहाँ देखते हैं 6 में क्या आता है आपके लिए। 6 वाला जो पार्ट है बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि आई क्रॉस आई दोनों सेम आ गया, फिर जे क्रॉस जे, और फिर के क्रॉस के की बात करते हैं तो ये जो है ये आ जाएगा जीरो वेक्टर। क्या आ जाएगा, जीरो वेक्टर आ जाएगा। मतलब साफ है कि जब सेम वेक्टर आएगा, कोई भी वेक्टर दुनिया क्यों ना हो, और क्रॉस करना हो तो आंसर जीरो ही आने वाला है आपको। क्लियर, ऐसा क्यों आता है, क्यों जीरो होता है, क्योंकि सेम वेक्टर के बीच जीरो एंगल बनेगा, इसमें साइन लगाए तो साइन जीरो का मान जीरो होगा। कोई बात नहीं, आगे देखिए। बट यहाँ पे जो कंडीशन है, एक और चीज़ समझ में आना चाहिए आपको। 7 नंबर जो बताने जा रहे हैं आपको हम, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, राइट, 7 सही है। चलिए कि अगर आई क्रॉस जे रखेंगे तो क्या आएगा, जे क्रॉस के क्या आएगा, के क्रॉस आई क्या आएगा, ये भी तो बनता है ना बात पूछने वाला। चलिए इसके लिए देखिए यहाँ पे सर्किल रखिए,
यहाँ लिखिए आई कैप, यहाँ लिखिए जे कैप, यहाँ लिखिए के कैप, और हमको मूव करना है ऐसे ऐसे। आई क्रॉस जे आगे वाला के बराबर हो जाएगा के कैप, जे क्रॉस के आगे वाला आई कैप के बराबर हो जाएगा, और आई कैप यहाँ देखिए के कैप आई कितना होगा आगे वाला जे के बराबर होगा। फिर रिपीट करते हैं, आई क्रॉस जे के बराबर होगा, के लिखा आगे वाला, जे क्रॉस के क्या होगा, जे क्रॉस के आगे वाला आई के बराबर हो जाएगा, के क्रॉस आई आगे वाला क्या होगा, जे के बराबर होगा। ऐसे रोटेट करेगा। तो इस तरह से सारी बातों को याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। जब आप रखेंगे ना तो काफ़ी अच्छे ढंग से सब कुछ समझ में आएगा। फॉर लाइव क्लास इतना पर आप लोग हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो अच्छा रहेगा। लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं इस पर व्हाट्सअप करके। सो यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर? लाइव क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप नंबर पर व्हाट्सअप करें, सारी जानकारी प्राप्त करें, तब अच्छा रहेगा। लाइव क्लास भी अलग तरीके से चलाते हैं हम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन आया सामने, यहाँ पे लिख रहा है कि इफ ए का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, √26 के बराबर है। अच्छा, बी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, 7 के बराबर है, राइट। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो दिया है 35 के बराबर, राइट। क्लियर? देन तब ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी का मान कितना होगा, थोड़ा बताइए। चलिए कितना बढ़िया बात है, समझिए। देखिए सिंपल बात है, एक फार्मूला तो आपको पता ही है कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है, वेक्टर ए के मॉड वेक्टर बी के मॉड साइन थीटा, इसके बराबर होता है। अब सुनिए यहाँ पे क्या चल रहा है। इसका वैल्यू कितना है, 35 है, इज इक्वल टू क्या है, √26। उसके बाद इसका क्या है, 7 है, साइन थीटा लिख देंगे यहाँ पे। अच्छा, ये 7 से कितने बार में कटेगा, 5 बार में। तो देयरफॉर अगर देखें हम लोग तो साइन थीटा का मान कितना हो गया, 5 पाई √26। इसलिए कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, √, नेगेटिव वैल्यू नहीं रखेंगे हम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नेगेटिव वैल्यू नेगलेक्ट कर दिए हैं। यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस और साइन का वैल्यू रखिए यहाँ पे, तो क्या होगा, 25/26 हो जाएगा, 25/26। चलिए तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 26 से कम 26 माइनस 25, 1/√26 आएगा। यही आएगा ना सोल्यूशन करने पर। इसको सोल्व करके देखिए ना, यहाँ रखा क्या हमने, इतना रखा, तो 5 का स्क्वायर करना था, 5 का स्क्वायर 25 और 26 का स्क्वायर 26। चलिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये तो चीज़ मिल गया हम लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या चाहिए हमको, ए डॉट बी लिखेंगे। सिंस ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड फिर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड कितना है, √26 है, बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 7 है, कॉस थीटा का मान कितना है, 1/√26। ये कट गया इससे, आंसर आ गया 7। क्या हो गया, यही आपका 7 आंसर हो गया। तो क्वेश्चन कितना भी हार्ड हो, कंसेप्ट क्या देखा हमने, कंसेप्ट ये सीखा हमने पहले, फिर उसके बाद ये बात इसके पहले हम लोग जानते थे, कल वाले क्लास में पढ़े थे, इसके पहले वाले क्लास में पढ़े थे, तो कितना बढ़िया से सारा चीज़ सोल्व हो गया। तो आप लोग मतलब कि बहुत बढ़िया से सोल्व कर सकते हैं हर चीज़। थोड़ा सा पेशेंस रख के मेरे साथ बने रहिए, हर चीज़ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत सारे क्लास बहुत सारे टीचर्स कराते हैं, उनमें और मेरे में फ़र्क ये है, देखिए ये नहीं कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जानकार हम हैं या बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, चाहे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बात हम नहीं कह सकते अपने से। ये तो आपको जज करना है, क्योंकि नॉलेज की कोई सीमा नहीं है, हर आदमी बहुत अलग अलग प्रकार की नॉलेज रखता है।
तो आपको जो समझ में आ जाए, जो अच्छा से पढ़ा दे, वही आपके लिए बेस्ट टीचर है। आपके मन में मेरे प्रति क्या फीलिंग है मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि जितना हम पढ़ाते हैं कम टाइम में चाहते हैं कि अधिक से अधिक कंसेप्ट आपको दे सकें। पूरा उस कंसेप्ट का मतलब कि समरी बता देते हैं आपको, उसका यूज बता देते हैं कैसे करना है, उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं, जितना यूज करना है कीजिए। ऐसे इसी क्लास में आपको जितना चीज़ हम बता रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, उतना जानने के बाद आप किसी बुक को सामने रखिए और क्वेश्चन को बनाना शुरू कर दीजिए। आपको फुर्सत नहीं मिलेगी क्वेश्चन बनाने से। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगला हेडिंग पे आते हैं हम लोग, जो काफ़ी मतलब आपको फायदेमंद पहुँचाएगा। लिखेंगे हम लोग A क्रॉस B इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म, A क्रॉस B को कंपोनेंट फॉर्म में हम लोग चल देखते हैं घटक रूप में क्या होता है, इस पे समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए अच्छे से, यहाँ पे देखिए लिखते हैं लेट A वेक्टर कितना हो जाएगा, A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप, और वेक्टर B कितना हो जाएगा, A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप, ये हो जाएगा। मान लिया हमने, ये मान लिया दो वेक्टर। तो देखिए देयरफॉर यहाँ से आपको A क्रॉस B का जो वैल्यू मिलता है, इसको वेरीफाई ना करके डायरेक्ट रिजल्ट पे चल रहे हैं हम, वो मिलता क्या है आपको, I लिखिएगा यहाँ पे, J K लिखिएगा, ये लिखिएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2, यही आपका क्या हुआ, मिल गया रिजल्ट। अब इस पे एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। इसको इवैल्यूएट करना आता है ना आपको, कैसे करते हैं इवैल्यूएट, देखिए डिटर्मिनेंट नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा ना, डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए ना, बहुत सारे चैप्टर्स का लिंक दिया रहता है, हम उसको भी आप टच करके देख सकते हैं, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे चैप्टर का लिंक्स देते हैं, इसलिए ताकि आप लोग का कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाए, राइट। तो ये बात समझना काफ़ी ज़रूरी है आपको। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है कि इस रो को चूज करते हैं, आई के पास गए, डिलीट कर दिया B1 C1 बिल्कुल मेथड से, B2 C2, प्लस के बाद लेते हैं माइनस, माइनस के बाद आता है प्लस, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस लेंगे ना J के पास, डिलीट कर दिया A1 C1 A2 C2, प्लस K ले लिया हमने, डिलीट कर दिया, क्या हो गया A1 B1 A2 B2। यहाँ तक तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अच्छा, यहाँ से भी बातें क्या होती है, आई कैप, इसको इसमें गुना करते हैं, इसको इसमें गुना करते हैं, फिर माइनस J, इसको इसमें इसलिए नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे कि काफ़ी हार्ड हो जाएगी, इससे इसमें करते हैं, इसको इसमें करते हैं, एक आपको करके बता देते हैं, ठीक है ना। बाकी सबको आप लिख लीजिएगा आई कैप, और देखिए कैसे गुना करते हैं, B1 C2 मतलब इस ऐसे B1 C2 माइनस C2 B1 C2 B1, क्लियर। 12 21 लेके चलिए ना, हर जगह ऐसे चलेंगे हम लोग, तो ये लिख लीजिएगा आप, ठीक है। अब यहाँ एक एग्जाम्पल जो देने जा रहे हैं वो सारा बात को क्लियर कर देगा। एग्जाम्पल ही तो सब कुछ क्लियर करता है ना अच्छा से। यहाँ पे आइए देखते हैं, एग्जाम्पल करें कि इफ वेक्टर A इज इक्वल टू आई कैप माइनस J कैप प्लस 3 K कैप, वेक्टर B इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3 J कैप प्लस 2 K कैप, ठीक है, ये हो गया।
तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है आपसे। देखिए कितना चतुराई से पूछ रहा है क्वेश्चन। एक बार में 2 चीज़ निकल जाएगा आपसे। सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। लिखेंगे ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखिए आई जे के। चलिए आई के साथ 2 है यहाँ पे, -1 है, 3 है, क्या है यहाँ पे 1 है, 3 है, 2 है, यही है ना यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इसको इवैल्यूएट करेंगे। आई को ले लिया, डिलीट कर दिया, तो क्या होगा -2 -9, फिर -j, डिलीट 4 -3। क्लियर? हो सकता है किसी को समझ में ना आ रहा हो, ठीक है ना, इसलिए हम थोड़ा सा मेथड से चलेंगे ताकि आपको समझ में आए। आई कैप के पास गए, डिलीट कर दिया, -1 3 2, फिर -j, डिलीट कर दिया, क्या बच गया 2 3 1 2, प्लस के लिखा, डिलीट 2 -1 1 3 लिखा ना यहाँ पे। अब तो समझ में आया होगा आपको। डिलीट 4 लिखा यहाँ पे, डिलीट कर दिया तो क्या मिला 2 3 1 2, ठीक है। के पास डिलीट 2 -1 1 3, राइट। अब इवैल्यूएट करेंगे आई इंटू -2 -3 9 3 से 9 -j 4 -3 6 -1। चलिए यहाँ देखिए -11 के, ये क्या हो जाएगा सिर्फ j, ये क्या हो जाएगा +7 के। अब ये मिल गया आपको a क्रॉस b का वैल्यू। अब इसलिए a क्रॉस b जो मिला उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या मतलब हुआ, -11 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 121 1 + 49 कितना हुआ भाई। देखिए तो कितना हुआ 121 + 49 कितना 170 + 171 171 आया कि नहीं आया। अच्छा 171 को तोड़ सकते हैं ना, 19 टूटेगा, 19 का होगा 19 × 9 आ गया 3√19, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ऐसे बात हम लोग समझेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे तो मज़ा आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं बुआ हम लोग, ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी पे सेट करते हैं। इफ़ इतना दिया है तो देन फाइंड क्या थीटा, तो एंगल कितना होगा, एंगल बताइए। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, ठीक है ना, जो अभी निकाला था हमने यहाँ पे, है कि नहीं निकाला था। कितना आया था आपको -11 आई कैप -j + 7 के, इतना ही ना आया था। ये आया था, आपको कैसे निकालना है सारा प्रोसेस अप्लाई करें। देखिए उस प्रोसेस सर अप्लाई करना पड़ेगा, हम थोड़ा सोचें कि टाइम बच जाएगा आपका। ऐसे तो -1 3 1 3 2 सॉल्व करने पर क्या आएगा आपको -11 आई कैप -j + 7 के आएगा ना। इसलिए a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 3√19,
ये हो जाएगा। नाउ यहाँ देखिए क्या हो जाएगा। नाउ साइन थीटा बराबर क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ज़रूरत क्या पड़ रहा है, ए और बी का मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रहा है, तो लिखेंगे इसलिए ए का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, कोमा देकर बोलिए। तो ए का मैग्नीट्यूड निकालिए, 2 का स्क्वायर 4, साइड निकालिए ना 4, 1 का -1 का स्क्वायर +1 प्लस 9, 9 1 10 4 14 √14। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, अब मॉड बी क्या हो जाएगा, इसका कीजिए 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ये भी कितना हो रहा है, ये भी आ रहा है कितना, 14 ही आ रहा है, √14। ये सब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं सब नहीं सिखाएं आपको, ये सब देखिए मैग्नीट्यूड निकालना सिखाएं आपको। चलिए तो वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कैसे करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है कि इसका हो गया 3√19 बाई √14 इंटू √14, तो ये हो जाएगा कितना, ये आपको मिल जाएगा 3√19 बाई 14। इसलिए थीटा बराबर साइन इनवर्स 3√19 बाई 14, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये आपका क्या हो गया, शानदार आंसर हो गया। समझ में आ गया ना? तो अब ये बात जब जान गए तो कुछ और भी कंसेप्ट सीख लीजिए ताकि और भी मैटर क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए और भी बात सीखते हैं अच्छा से। अब यहाँ से हेडिंग बनाएंगे हम लोग, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम मतलब समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हिंदी सुनिएगा क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बस समझना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस कुछ बात समझिए, यहाँ पे ये क्लियर। तो ये पैरेललोग्राम हो गया क्या चीज़, ए बी सी डी, है ना, ये हो गया। अब ये जो है ना, ये साइड वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, और ये जो साइड है ना, ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स है। यहाँ पे क्या बन गया, थीटा बन गया, क्या बन गया, थीटा बन गया। तो यहाँ से देखिए लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे क्या यहाँ पे, एरिया ऑफ क्या चीज़, पैरेललोग्राम, ऐसे लिखते हैं हम लोग, पैरेललोग्राम, एरिया पैरेललोग्राम क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या होता है, देखिए इज इक्वल टू ए क्रॉस बी करते हैं, ए क्रॉस बी है ना, का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, बस हो गया है। पैरेललोग्राम में क्या हो गया, ये एरिया हो गया। मतलब साइड दिया रहे किसी चतुर्भुज का, पैरेललोग्राम का, किसी का पैरेललोग्राम का, तो आराम से उसका एरिया निकल जाएगा। क्लियर। अब समझिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं ताकि कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। लिखेंगे यहाँ पे हुज एडजेसेंट साइड आर। एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है कि संगत भुजाएं, क्या है, साइड्स आर, इसका हिंदी भी समझाएंगे। साइड्स आर क्या है, तो देखिए यहाँ दे दिया गया ए बराबर 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप एंड i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। यहाँ b लिख दीजिए, b वेक्टर इक्वल टू, ये हो गया।
सुनिए, ये फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। हुज एडजेसेंट साइड्स आर, इसके संगत भुजाएं क्या है, ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है। कैसे निकालेंगे, सोल्यूशन समझ लीजिए, बनाना तो आप ही को है बुआ। सोल्यूशन देखिए, आप ए क्रॉस बी निकालेंगे, कैसे, अभी सिखाया है वैसे। कैसे, ए आई जे के लिखेंगे यहाँ पे 3 1 -2 1 -3 4, ऐसे लिख देंगे हम लोग। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने पर आएगा कि आपको बता देना चाहते हैं, आ जाएगा -2i कैप। आप सॉल्व करके देख लेते, देखिए इसको ढक लेंगे, आई लिखने के बाद ढक लेंगे इसको, 4 एकम 4 अब -6 कितना होगा, -2i कैप। ये तो सिंपली आप सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, देखिए इस माइनस आता है तो डिलीट और डिलीट, -4 3 12 12 -2 माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा -14j, देखिए किया गया प्लस में, डिलीट और डिलीट, -9 और -1 -10, क्या हो जाएगा -10 के। तो ये मिल गया आपको। तो इसीलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर क्या होगा, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो -2 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बुआ, 100 196 प्लस 4 कितना होगा, 200 200 कितना, सॉरी 200 300 होगा, 300 हो जाएगा। 300 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 300 को रूट तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10√3 आएगा, 10√3 क्या हो गया, 10√3 हो गया। यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा शानदार आंसर हो गया। यहाँ लिखना पड़ता है स्क्वायर यूनिट्स वर्ग इकाई, क्योंकि एरिया है तो कुछ ना कुछ मात्रक चाहिए। तो पैरेललोग्राम के एरिया आपको निकालने आ गया। अब समझने वाले हम लोग क्या चीज़, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल सोच लीजिए कैसे निकलेगा, तब जाके बात बनेगी आगे। यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए, हर बार में हिंदी लिखना जरूरी होता है क्या, इसलिए टेंशन ना लीजिए भाई। यहाँ देखिए एक त्रिभुज बनाया हमने, इसका नाम रखा यहाँ से A, यहाँ रखा B और यहाँ रख दिया C। अब क्या करते हैं हम कि एक जो साइड है AB, ये A को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो AC है वो B को रिप्रेजेंट कर रहा है। थीटा बना लिया यहाँ पे हमने, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए क्या होगा 1/2, तो हमने कर दिया। अब क्या होगा 1/2 के बाद देखिए क्या होगा कि AB क्रॉस AC, AB क्रॉस AC मतलब 1/2 और A क्रॉस B। बस मैग्नीट्यूड निकाल के क्या करना है भाई, हमको 1/2 कर देना है, आ जाएगा। चलिए यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल देखकर कंसेप्ट क्लियर करते हैं। पहले इसको हटाते हैं तब बनाते हैं क्वेश्चन। लिखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर, जिसके वर्टिसेज दिए गए हैं। क्या चीज़ दिया गया है, देखिए फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर, जिसके शीर्ष क्या हैं, तो A1 1 2, B का जो कोऑर्डिनेट है 2 3 5 एंड C का जो कोऑर्डिनेट है 1 5
5 दिया गया है। चलिए फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर एट। कैसे करेंगे सोल्यूशन देखिए। सबसे पहले त्रिभुज बना डालेंगे हम। चलिए यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ए, ये हो गया बी, यह हो गया सी। ए का कोऑर्डिनेट है 1 1 2, बी का कोऑर्डिनेट है 2 3 5 और सी का कोऑर्डिनेट है क्या चीज़ 1 5 5। लिखेंगे यहाँ पे ए बी कितना होगा। ए बी बताए थे हम पोजीशन वेक्टर कैसे लिखने के लिए, बाद वाला माइनस पहले वाला, 2 माइनस 1, 1 आएगा, 1 का मतलब आई, मतलब ऐसे 2 माइनस 1 आई कैप, तो क्या होगा आई कैप ना होगा। 3 माइनस 1 2 जे कैप, 5 माइनस 2 3 के कैप। अच्छा अब चाहिए ए सी, थीटा यहाँ ले लीजिए। अब देखिए आप चाहते तो बी ए और बी सी ले सकते थे, चाहते तो सी ए और सी बी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा यहाँ रखा था हमने, एक वेक्टर ए ले रहे हैं, एक वेक्टर ए ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 तरीका से बना सकते हैं। अब चाहिए हमको ए सी, ए सी, ए सी चाहिए, ए सी। सी में से 1 माइनस 1 0 आई कैप, लिख लीजिए 0, दिक्कत नहीं होगा आगे चल के। 5 माइनस 1 4 जे कैप, 5 माइनस 2 3 के कैप, है ना ये बात। चलिए इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी क्रॉस ए सी निकाल लीजिए, आई कैप जे कैप के कैप, 1 2 3 0 4 3। क्लियर, यहाँ पे कुछ ना कुछ तय करेगा यहाँ पे। अब इसलिए लिख दीजिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/2 और जो यहाँ पे आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिएगा, लिख दीजिएगा ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड। तो फटाफट आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं हमें कितना आएगा। देखिए जितना आए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है ना। ये क्लास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बताएं। और वेक्टर में इतने सारी चीज़ें बताएं हमने, ये सब चीज़ के बेस पर आप 10.4 भी ट्राई कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक में। साइड बुक में क्रॉस प्रोडक्ट जितने भी कंसेप्ट आते हैं उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। सो पूरे लेक्चर्स को देखिए, नोट्स बनाइए, क्लियर, बुक्स के प्रॉब्लम्स बनाइए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स फंसेंगे, फंसना स्वाभाविक है, फिर हम भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स कराएंगे। तो अच्छा से पढ़ा जाए, बढ़िया से पढ़ा जाए, काफ़ी फायदा होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आगे बढ़ें, शुभकामना है, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। थैंक यू।